मेरी आंख खुली तो मैं औंधे मुंह झाड़ी में उलझा हुआ था। हवा उसी शिद्दत से जारी थी। बर्फबारी के रुकने का भी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था। मैंने दस्ताने वाला गीला हाथ कनपटी पर फेरा, जहां चोट लगने की वजह से दर्द की लहरें उठ रही थी। जमीन में गड़े पत्थर से मेरी कनपटी बहुत जोर से टकराई थी। थोड़ी देर कनपटी सहला कर मैं कोशिश करके उठ बैठा। मेरे पूरे जिस्म में दर्द हिलकोरे ले रहा था। ऐसी सूरत हाल से मेरा पहली बार पाला पड़ा था कि मेरी सारी तरबियत, सारी बर्दाश्त और सारी महारत धरी की धरी रह गई थी। मुझे अपना जिंदा बच जाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। कहते हैं मरने से पहले इंसान को वही ख्याल आते हैं जैसा कि वो रोजमर्रा की जिंदगी गुजार चुका होता है। हर वक्त अल्लाह का जिक्र करने वालों के लब पर जिक्र जारी होता है। तिलावत के शौकीन हजरात कुरान मजीद दोहरा रहे होते हैं। हदीस से मोहब्बत करने वालों की जबान पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान होते हैं। मेरी क्लैशनकोफ 2-3 गज दूर पड़ी थी। क्लैशनकोफ के बारे में कमांडर नसरुल्लाह के आखिरी अल्फाज मेरे दिमाग में गूंज कर रह गए थे। हो सकता है आपको इस हथियार से एक गोली भी चलाने का मौका ना मिले, और खुदा न खास्ता इससे पहले ही आप किसी की गोली का निशाना बन जाएं। गो मैं किसी की गोली का निशाना तो नहीं बना था, मगर लग यही रहा था कि शायद इस क्लैशनकोफ से फायर करना मेरी किस्मत में नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं क्लैशनकोफ वहां नहीं छोड़ सकता था। क्लैशनकोफ उठाकर मैंने गले से लटकाई और दोबारा अपना सफर जारी कर दिया। मुझे मौसम का मुकाबला करना था। मुझ जैसा स्नाइपर इतनी जल्दी हार मानने और शिकस्त का एतराफ करने पर तैयार नहीं हो सकता था। मैं रेंगने की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। मेरी नजरों में अभी तक किसी पनाह को पाने की उम्मीद जिंदा थी, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। जिसने उम्मीद खो दी, समझो उसने जीने का आसरा खो दिया। अभी तक मेरे बहुत से काम अधूरे पड़े थे। मैं अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढ रहा था। मुझे अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढकर खुद पर लगे इल्जामात को छुटलाना था। एल्बर्ट ब्रूक से अपने भाइयों की शहादत का बदला लेना था। अपनी पलवशा को तलाश करके वापस तलागंग पहुंचाना था। उसके लिए कार खरीदना थी। उसकी कई ऐसी ख्वाहिशों को पूरा करना था जिनके वो हमेशा सपने देखा करती थी। उसके मासूम भाई अदील को तालीम दिलवाना थी। अब्बू जान और फूफो जान को ऐसे फूल से बच्चों का तोहफा देना था जिनसे उनके सारे गिले शिकवे दूर हो जाते। उसके अलावा भी जाने क्या क्या करना बाकी था। ज़ीशान मियां, मौत अपने वक्त से टला नहीं करती। हजरत इजराइल किसी के अधूरे कामों का नहीं, अल्लाह पाक के हुक्म को पूरा करने के जिम्मेदार होते हैं। वक्त आने पर तो माओं को इतनी मोहलत नहीं मिलती कि अपने बच्चों को एक बार दूध ही पिला सकें। कभी माएँ जिगर के टुकड़ों को बिलखता छोड़ जाती हैं, और कभी बच्चे माओं को हमेशा रोने का सामान मुहैया करके रुखसत हो जाते हैं। किसी शायर ने कहा है, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। उम्मीद और नाउमीदी की कशमकश में मैं मुब्तला गिरता पड़ता आगे बढ़ता रहा। हिम्मत करके मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर से कोट की अकड़ी हुई आस्तीन को बमुश्किल हटाकर वक्त देखा। घंटे वाली सुई 5 के हिंस से कुछ छू रही थी। सूरज गुरूब होने में बस आधा घंटा रह गया था। अब मेरी रात भी इसी हालत में गुजरती तो यकीनन मुझे मरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती थी। बर्फबारी शुरू होते वक्त मेरे जहन में एक बार वापस गार की तरफ लौट जाने का ख्याल आया, जहाँ कि मैंने गुज़श्ता शब गुजारी थी। मगर चंद किलोमीटर तय किया हुआ फासला मेरे पाँव की बेड़ी बन गया, और आगे किसी मुनासिब जगह के मिलने की उम्मीद ने मुझे वापस पलटने न दिया। अब तो मैं उस गार तक भी नहीं जा सकता था कि न जाने वो कितना पीछे रह गया था। और फिर रात के अंधेरे, धुंध और बर्फबारी में उस तंग गार के थाने को तलाश करना भूसे के ढेर से सुई ढूंढने के मुतरादिफ था। मलगजा अंधेरा तारीकी में तब्दील होने लगा था। मैं रेंगने की रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। मेरे कदम मन मन के हो रहे थे। सर्दी के साथ थकन से भी बुरा हाल था। मैं बिल्कुल निढाल हो गया था। आम हालात में मैं 24 घंटों से भी ज्यादा मुसलसल चल चुका था, मगर उस दिन चंद घंटों ने मेरा बुरा हाल कर दिया था। इस थकावट में ज्यादा अमल दखल मौसम की शिद्दत और मेरे गीले लिबास का था। बर्फानी तूफान इंसान का सांस लेना भी मुश्किल बना देता है। दरख्तों की बहुतायत के बावजूद उस इलाके में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। सर्दी के साथ मुझे सख्त भूख भी महसूस हो रही थी, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पुश्त पर लदे थैले को खोलकर बिस्किट निकाल लेता। थैला बिल्कुल अकड़ गया था, बल्कि मेरे पूरे लिबास की भी यही हालत थी। थैले में टॉर्च भी मौजूद थी, लेकिन अंधेरा होने के बावजूद मैंने टॉर्च नहीं निकाली थी। चढ़ाई चढ़कर मैं निस्बतन हमवार जगह पर पहुंचा। चंद लम्हे घुटनों पर हाथ रखकर मैं झुककर खड़ा रहा ताकि चढ़ा हुआ सांस थोड़ा हमवार हो, लेकिन जो ही सीधा होकर मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, टांगों ने साथ देने से इनकार कर दिया। कदम उठाने की कोशिश में मैं मुंह के बल धड़ाम से नीचे गिरा और लम्हा भर यूं ही पड़ा रहा। शायद मेरी जिंदगी का खात्मा करीब था। अलविदा पलवशे, मैं साथ जीने का वादा नहीं निभा सका। मुझे माफ कर देना और बस करो, वापस लौट जाओ। अब मेरी बेगुनाही के सबूत ढूंढने में ख्वार होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा राजू बाकी नहीं रहा। बस रोना मत और मुझे याद न करना। जिंदगी को अलविदा कहना और पलवशा को अलविदा कहना एक ही बराबर था। उस वक्त जिंदगी मेरे हाथों से बंद मुट्ठी में दबी रेत की मानिंद सरक रही थी। नीचे झुका सर मैंने जरा सा ऊपर उठाया, और ये देखते ही मेरा दिल बेख्तियार धड़क उठा
कि चंद गज के फासले पर रोशनी नजर आ रही थी। मैंने मुंह से आवाज निकालने की कोशिश की मगर होंठ जैसे अकड़ गए थे। मेरे मुंह से निकलने वाली मध्यम आवाज मुश्किल से मेरी समातों तक पहुंच रही थी। बर्फ के उस तूफान में ये मध्यम आवाज मकान में बंद किसी आदमी के कानों तक कैसे पहुंचती? उठने की कोशिश में मैं बस हिल कर रह गया। एकदम मेरे दिमाग में किसी शायर के खूबसूरत अल्फाज गूंजे, किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया। जब उठने की सारी कोशिशें बेकार गईं तो मैंने रेंग कर ही आगे बढ़ने का फैसला किया। अगर कोई बात मेरे हक में चाहती तो वो उस जगह का हमवार होना था। मेरी टांगें बिल्कुल शल हो गई थी, अलबत्ता बाजू थोड़ी बहुत हरकत कर सकते थे। दस्तानों की वजह से हाथों में भी जरा सी जान बाकी थी। सबसे पहले तो मैंने कोशिश की अपनी पुश्त पर लदे थैले से बाजू निकाल कर उससे जान छुड़ाई। उसके साथ ही क्लैशनकोफ भी मेरे कंधे से निकल गई थी। उस बोझ को उतार कर मुझे जरा सहूलत हो गई थी। अब मैं आगे बढ़ने को तैयार था। बाजू आगे बढ़ाकर मैंने कोहनियों पर जोर दिया और चंद इंच आगे को खिसका और फिर मैं मुसलसल ये हरकत दोहराने लगा। चंद गज का फासला नाकाबिले उबूर खाई की तरह मेरी राह में हायल था। मेरी मिसाल उस दूध पीते बच्चे से भी बदतर थी जो दूध की बोतल को खुद हाथ से पकड़कर पी नहीं सकता, बस हलक फाड़ कर चीखता रहता है कि माँ अपने हाथ से बोतल उसके मुंह से लगा दी। और मुझ में तो चीखने की भी सकत नहीं रही थी। हिम्मत हारे बगैर मैं इंचों के हिसाब से आगे खिसकता रहा। वो फासला जिसे आम हालात में तय करने में मुझे एक सेकंड भी न लगता, अब वो फासला जमीन और आसमान की दरमियानी खला के मुश्ताक बन गया था। लेकिन कहते हैं मुसलसल हिम्मत और कोशिश इंसान को कामयाबी से हमकनार कर देती है। मैं भी आखिर दरवाजे के करीब पहुंच गया। अपनी बेपनाह खुशी पर काबू पाते हुए मैंने अपना नहीफ हाथ बढ़ाकर दरवाजे पर दस्तक दी और उसके साथ ही मेरा दिल डूबने लगा कि मेरी दस्तक की आवाज से ज्यादा तो दरवाजा हवा से हिलकर शोर पैदा कर रहा था। मेरी दस्तक से जो आवाज पैदा हो रही थी उसे खुद मेरे कान नहीं सुन पा रहे थे। कमरे में आराम करते लोग खाक सुन पाते। चंद बार कोशिश करने के बाद मैंने सर नीचे फेंक दिया। मेरी सारी कोशिश और मेहनत बेकार गई थी। यकीनन घर वालों को सुबह के वक्त ही बिन बुलाए मेहमान का पता चल पाता और उस वक्त वो इस मेहमान की एक ही खिदमत करते कि उसे कफन पहनाकर किसी मुनासिब जगह दफन कर देते। बर्फ पर मुसलसल लेटने की वजह से एक बार फिर मैं बेहोशी का शिकार होने लगा था। आंखें बंद होते ही पलवशा थम से मेरे ख्यालों में आ कूदी। मुझे सर्दी से कामते देखकर वो मुसलसल कह लगा रही थी। वो कह रही थी कंबल तो मेरा अपना है, ये तो नहीं दूंगी। मैं कह रहा था पलवशे मुझे सर्दी लग रही है। उसने मुंह बनाया तो क्या लगती रही। मैंने सर्द होते हाथ रगड़कर बगलों में दबाए। उफ, मुझे संजीदा होते देखकर वो फौरन मेरे नजदीक आ गई थी। अरे आपको तो सचमुच सर्दी लग रही है। मैं कपकपाते हुए बोला, पलवशे मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा मैं दरवाजा बंद करके आग जलाता हूँ। मैंने जल्दी से उठने की कोशिश की और नतीजे में मुंह के बल गिर गया। उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। मैं किसी अनजान शख्स के दरवाजे पर माजूर भिखारी से भी बुरी हालत में पड़ा हुआ था। भिखारी भी तो आवाज दे लेता है, मुझ में तो आवाज देने की सकत भी नहीं थी। मेरा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों में डूब रहा था। आंखें बंद होने पर मैं अपनी जाने हयात पलवशा की आगोश में पहुंच पाता और जब सर्दी की शिद्दत से जिस्म में तकलीफ की लहर उठने से होश में आता तो मैं उस बेरहम माहौल में फंसा दिखाई देता। मौत को यकीनी जानकर मैं ज़ेर लब कलमा शहादत पढ़ने लगा। मरते वक्त बस एक ही खुशी थी कि मेरी मौत ईमान की हालत में हो रही थी। उस वक्त बेहोशी के आलम में मुझे बहुत गहरी खाई दिखाई दे रही थी। तेज बारिश हो रही थी और मैं लम्हा बलम्हा खाई की तरफ फिसलता जा रहा था। अपने हाथों के नाखून चिकनी जमीन में घुसेड़ने के बावजूद मैं खुद को फिसलने से रोक नहीं पा रहा था और फिर मैं एकदम खाई में लुढ़क गया। खुशकिस्मती से आखिरी कोशिश में पत्थर का एक उभरा हुआ किनारा मेरी उंगलियों की गिरफ्त में आ गया। उसे पकड़कर मैं हवा में लटकने लगा। नीचे देखने पर हद निगाह तक खाई की तह नजर आई। मेरे हाथ से पत्थर का किनारा छूटने की देर थी। उसके बाद यकीनन खाई की तह तक पहुंचने से पहले ही मैंने रब को प्यारा हो जाना था। मैंने ऊपर उठने की कोशिश की मगर मेरे बाजुओं में जान ही खत्म हो गई थी। मौत लम्हा बलम्हा मुझे निगलने के लिए आगे बढ़ रही थी। पत्थर का किनारा मेरे हाथ से छूटना ही चाहता था कि अचानक एक जानिब से पलवशा भागती हुई नमूदार हुई। अगले ही लम्हे घुटनों के बल बैठते हुए उसने मेरे दाएं हाथ को अपने मुलायम हाथ में जकड़ लिया। दोनों एड़ियां चिकनी जमीन में गाड़ कर उसने पूरा जोर लगाया और मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगा। थोड़ी देर बाद मैं हाँफता हुआ उसके पहलू में था। उसने शिकवा किया, मुझे आवाज नहीं दे सकते थे। अगर मुझे आने में थोड़ी देर होती तो आप तो गए थे। मैंने कहा मेरा हल्क खुश्क था, मुझसे आवाज नहीं निकल रही थी। वो बोली, जरूरी तो नहीं था कि आप मुंह से पुकारते, मुझे किसी और तरह भी मुतवज्जे कर सकते थे। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जिंदा रह पाती। मैं मुस्कुराया, गोया मुझसे ज्यादा अपनी मौत की फिक्र है। वो बिफरते हुए बोली, हाँ अपनी मौत की फिक्र है। मैंने कहा खफा नहीं होते, ऐसी हालत में मैं तुम्हें कैसे मुतवज्जे करता। वो मुंह बनाते हुए बोली, आपके पास पिस्तौल भी मौजूद था, हवाई फायर कर लेते। मैंने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया, इसका तो ख्याल नहीं आया। वो मुझे चिढ़ाते हुए खड़ी हो गई, ख्याल ही नहीं आया। उसे ये भूल गया था कि जमीन कितनी चिकनी और फिसलन ज़दा है।
खड़े होते ही उसका पांव फिसला और वो खाई में गिरती चली गई। मैंने एकदम से उसे गिरफ्त में लेना चाहा, मगर खाई के अंधेरे उसे निगल गए थे। मेरी समात में बस उसकी आखिरी चीख ही गूंजती गई। वो मेरा नाम पुकारती रही और उसके साथ ही मुझे होश आ गया। उस हालत में भी इस भयानक सपने से मेरा दिल धक धक कर रहा था। मेरे होंठों और जबान पर फौरन बुरे ख्वाब की शर से बचने की दुआ आ गई और उसके साथ ही मेरे दिमाग में पलवशा की तजवीज गूंजी। आपके पास पिस्तौल तो मौजूद है, आप हवाई फायर भी कर सकते हैं। गोया वो मेरे ख्वाब में भी मुझे इस सूरत हाल से निमटने की तजवीज बताने आई थी। मैं कोशिश करके अपना बाजू कमर की तरफ ले गया, जहां मैंने नेफे में ग्लॉक 19 उड़सा हुआ था। पिस्तौल को पकड़ने के लिए मुझे दस्ताना उतारना पड़ा। मेरी उंगलियां बस थोड़ी थोड़ी हरकत कर पा रही थी। बमुश्किल पिस्तौल का दस्ता पकड़कर मैंने पिस्तौल को बाहर खींचा। अब पिस्तौल को कॉक करने का मुश्किल मरहला दरपेश था। बड़ी मुश्किल से मैंने दस्ताने वाले हाथ को पिस्तौल के ऊपर टेक कर उसकी स्लाइड को पीछे की जानिब खींचा, मगर कामयाब ना हो सका। 2-3 मिनट की कोशिश के बाद अचानक मुझे याद आया कि मैंने क्लैशनकोफ कॉक करके कंधे से लटकाई हुई थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि क्लैशनकोफ तो मैं चंद गज पीछे फेंक आया था और वहां तक पहुंचना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं दोबारा पिस्तौल के साथ मगजमारी करने लगा। चंद लम्हों की कोशिश के बाद स्लाइड हल्का सा पीछे को खिसकी। मैंने हाथ पर मुकम्मल जोर दे दिया और फिर वो मुश्किल मरहला भी तय हो गया। स्लाइड मुकम्मल पीछे धकेल कर मैंने उस पर से हाथ हटाया। स्लाइड एक झटके से आगे बढ़ी और पिस्तौल कॉक हो गया। मैंने ट्रिगर में शहादत की उंगली डालकर पिस्तौल की बैरल का रुख सामने की तरफ करते हुए ट्रिगर खींच लिया। धमाके के साथ मेरे हाथ को झटका लगा। गोली फायर होने की आवाज से माहौल गूंज उठा था। मैंने एक गोली पर इक्तिफा नहीं किया था, दूसरी, तीसरी और चौथी बार भी ट्रिगर दबा दिया। हर बार मुझे उतना ही जोर लगाना पड़ा जितना कि एक गहरे कुएं से पानी का बड़ा डोल खींचने वाले शख्स को लगाना पड़ता है। चौथी बार ट्रिगर दबाकर मैंने बेदम होकर अपनी कोहनियों पर सर टेक दिया। उसके बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई। कई लम्हे बीत गए, या शायद मुझे ही लग रहा था कि वक्त थम गया है। दरवाजे पर आहट हुई, किसी ने कुछ पुकारा था, मगर शायद मेरी समात ने भी काम करना छोड़ दिया था। फिर मेरी आंखों ने रोशनी की झलक देखी और मैंने आंखें बंद कर ली। 2 हाथों ने मुझे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा और मेरे कानों के करीब एक निस्वानी आवाज आई, होश में आओ, उठो। शायद वो औरत मुझे उठा नहीं पा रही थी। मैं ज़ेरे लब बड़बड़ाया, मैं हरकत नहीं कर सकता। मुझे मदद भी मिली थी तो एक कमजोर औरत की जो मुझे उठा नहीं सकती थी। वो दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर से चिल्लाई, राणा, भाई को साथ ले आओ यहाँ। चंद लम्हों के बाद मुझे करीब से एक लड़की की आवाज सुनाई दी, जी बाजी। शायद वो उसकी छोटी बहन हो। वो बोली, तुम दोनों इसकी टांगों को पकड़ो, मैं बाजू थामती हूँ। ये बेहोश है, अगर कुछ देर ऐसे पड़ा रहा तो बचेगा नहीं। इस मर्तबा एक लड़की की आवाज आई, ठीक है बाजी। और फिर मेरा जिस्म जरा सा जमीन से बुलंद हुआ और वो मुझे अंदर ले गए। तवील सहन उबूर करके वो एक कमरे में दाखिल हुए। कमरे में अंगीठी रोशन थी। एकदम मुझे लगा कि मैं जन्नत में पहुंच गया हूँ। रणा, जल्दी से खाली चारपाई पर बिस्तर बिछाओ और पेटी से मोटे लिफाफ निकालो। लड़का सादतमंदी से बड़ी बहन के हुक्म पर अमल कर रहा था। वो छोटे भाई को मुखातिब हुई, समर खान, भागकर बावर्ची खाने से छुरी उठाओ और इसका गीला और अकड़ा हुआ लिबास काट कर जिस्म से उतारो। किसी मर्द की तकलीफ में डूबी हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी, कौन है गुलगारे बेटी? वो बोली, बाबा जान, कोई अजनबी है। फायर की आवाज सुनकर मैं बाहर निकली तो ये दरवाजे पर बेसुध पड़ा था। शायद हमें मुतवज्जा करने के लिए इसने फायर किए थे। बाप को तफसीली जवाब देते हुए भी वो मुसलसल मेरा कोट उतारने की कोशिश कर रही थी, मगर कोट बिल्कुल अकड़ गया था। उस वक्त उसका भाई समर खान भागता हुआ वहां पहुंचा। ये बाजी, उसने यकीनन बहन की तरफ छुरी बढ़ाई थी। छोटे भाई के हाथ से छुरी लेकर उसने जल्दी से मेरा कोट काटना शुरू कर दिया। कोट के बाद उसने कमीज और बनियान भी काट कर मेरे जिस्म से अलहदा की और फिर एक खुश कपड़ा मेरे जिस्म पर डाल दिया। मेरी जान बचाने के लिए वो जिस हौसले का मुजाहरा कर रही थी, इतनी जुर्रत कम ही लड़कियों का खासा होती है। जब तक वो लिबास काट कर मेरे जिस्म से अलहदा करती, उतनी देर में उसकी छोटी बहन एक मोटा लिहाफ चारपाई पर बिछाकर दूसरा लिहाफ मेरे ऊपर डालने के लिए तैयार थी। उसने छोटी बहन को कहा, इसे उठाओ। एक मर्तबा फिर तीनों ने मिलकर मुझे उठाया और नर्म बिस्तर पर लिटा दिया। उसके साथ ही गुलगारे बीबी ने मुझे मोटा लिहाफ उड़ा दिया। खुशगवार हिद्दत मेरी रगों में उतरने लगी थी। छोटे भाई को बोली, समर खान, अंगीठी में और लकड़ियां डालो। और छोटी बहन को बोली, दूध में हल्दी डालकर गर्म करके ले आओ। वो दोनों जी बाजी कहते हुए कमरे से निकल गई। वो खुद लिहाफ के कोनों को मोड़कर मेरे जिस्म के नीचे देने लगी ताकि लिहाफ मुकम्मल बंद हो जाए और हवा का गुजर बिल्कुल मुमकिन न रहे। मेरे जिस्म में उठने वाला दर्द ताहाल पहले की तरह बाकी था। गो गुलगारे बीबी ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे संभाला था। मेरा गीला लिबास उतार कर मुझे लिहाफ उड़ाने की बजाय अगर वो बराह रास्त मुझे अंगीठी के करीब डाल देती तो बिलाशुबा मेरे जिस्म को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता। ठंड लगने वाले शख्स को यूं एकदम आग के करीब ले जाना भी गलत है। अलबत्ता मुझे लिहाफ उड़ाकर अंगीठी की आग को ज्यादा से ज्यादा दहकाना बहुत मुनासिब था। यकीनन ठंडे इलाके से ताल्लुक रखने के बायस उसे मालूम था कि ठंड का शिकार होने वाले शख्स को कैसे संभाला जाता है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता हाथों की उंगलियों को हरकत देने की कोशिश की।
मेरे पाँव अभी तक सुन थे, अलबत्ता निचले धड़ में शदीद दर्द हो रहा था और ऐसा होना मेरे लिए तसल्ली का बायस था। दर्द का एहसास होने का मतलब यही था कि मेरा जिस्म ठीक था। मैं पाँव की उंगलियों को हरकत देने की कोशिश करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरे पाँव में भी दर्द का एहसास जागने लगा। मेरे कानों में उस मर्द के कराहने की आवाज पहुंची। गालिबन वो भी किसी किस्म की तकलीफ में मुब्तला था। उस वक्त छोटी बहन दूध में हल्दी मिलाकर पहुंच गई। मेरे चेहरे से थोड़ी सी रजाई खिसकाकर गुलगारे बीबी ने मेरा मुंह बाहर निकाला और मेरे सर के नीचे तकिया रखकर एक बड़े चम्मच से हल्दी मिला दूध मुझे पिलाने लगी। उसने मुझे रजाई से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की थी। हल्का गर्म दूध मेरे जिस्म में जिस जिस जगह जाता था मुझे उसका बहाव महसूस हो रहा था। मैं दूध का पूरा कटोरा खाली कर गया था। दूध ने मुझे बहुत तकवीत पहुंचाई थी। दूध पिलाकर उसने मेरा चेहरा दोबारा ढांप लिया। छोटी बहन को बोला कि समर खान को साथ ले जाकर डरबे से वो बड़ा चूजा पकड़ कर लाओ। छोटी बहन ने पूछा, क्यों बाजी? वो बोली, उसे ज़िबा करके यखनी बनानी है। जब तक इसे अंदर से गर्मी नहीं पहुंचेगी इसकी सर्दी दूर नहीं होगी। अच्छा बाजी कहकर वो समर खान को साथ लेकर चली गई। मेरा दिल उसके लिए शुक्रगुजारी के एहसासात से भर गया था। वजीरिस्तान के लोग गरीब होने के बावजूद बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थे। एक अजनबी की इतनी ज्यादा खिदमत और देखभाल यकीनन मेहमान नवाजी का मुंह बोलता सबूत थी। चूजा उसने खुद ही ज़िबा किया था। मैं बस समातों ही से उनकी हरकत का अंदाजा लगा रहा था। इस दौरान उनके बाप की कराहती हुई आवाज भी मेरे कानों में पड़ जाती। वो मुसलसल नहीं कराह रहा था बल्कि महसूस हो रहा था कि जैसे करवट तब्दील करते या हिलते जुलते वक्त उसे तकलीफ पहुंचती है। थोड़ी देर बाद ही वो मेरे लिए यखनी बना कर ले आई। काली मिर्च और नमक के अलावा उसने उसमें कुछ नहीं डाला था। एक मर्तबा फिर उसने मेरे चेहरे से लिहाफ हटाकर मुझे अपने हाथों से यखनी पिलाई। देसी चूजे की यखनी पीते ही आहिस्ता आहिस्ता मेरे पाँव की उंगलियों में भी दर्द का एहसास होने लगा, जो इस बात का मज़र था कि मेरे पाँव पहले से बेहतर हो रहे थे। हाथों का दर्द तो खत्म हो चुका था। मैं बार बार मुट्ठियां भींचकर हाथों को वर्जिश करने की कोशिश कर रहा था। टांगों का दर्द भी आहिस्ता आहिस्ता ज़ायल हो रहा था। मेरी समात में लकड़ियों की खटपट आने लगी। यकीनन वो अंगीठी में मजीद लकड़ियां डाल रही थी। छोटे बहन भाई को बोली, तुम दोनों अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। उन दोनों ने कहा, जी बाजी। लगता था दोनों बहन भाई के नजदीक बाजी का हुक्म हरफ आखिर है। इस मर्तबा वो बाप को मुखातिब हुई, बाबा जान कहवा पियेंगे? वो बोली, नहीं बेटी, बस आराम करो। उसने जल्दी से कहा, थोड़ा सा पी लेना, यूं भी मेहमान के लिए बनाने लगी हूँ। पहले हल्दी मिला दूध, फिर यखनी और अब गर्म कहवा। वो मुसलसल गर्म मशरूबात मेरे मेदे में उंडेल कर सर्दी के खिलाफ मेरी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ा रही थी। हमें भी सर्दी से निमटने के लिए जो तरीके पढ़ाए गए थे उनमें मुतासिरा शख्स के जिस्म को गर्म करने के लिए गर्म माहौल और लिबास के साथ ज्यादा से ज्यादा गर्म मशरूबात पिलाने की हिदायत की गई थी। उसके बाप ने कहा, ठीक है बेटी, और उसके कदमों की आवाज कमरे से बाहर जाने लगी। अब मेरे बाजुओं में भी जान पड़ गई थी। टांगों का दर्द भी मध्यम होने लगा था और पाँव भी हरकत करने लगे थे। अलबत्ता दोनों पाँव और पिंडलियों में हल्का हल्का दर्द जरूर महसूस हो रहा था। ये ले बाबा जान। वो शायद कहवे की प्याली अपने बाप के हवाले कर रही थी। कराहती हुई आवाज में मैंने शुक्रिया के अल्फाज सुने और फिर उसके कदमों की आवाज मेरी चारपाई की तरफ बढ़ गई। पहले की तरह ही उसने मुझे कहवा पिलाया। उसका और मेरा हिसाब बिल्कुल डॉक्टर और मरीज का सा था। उसने मुझे पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? मैंने कहा, पहले से बेहतर। अल्लाह पाक आपको और आपके घराने को दुनिया और आखिरत की इज्जत और कामयाबी दे। आमीन कहते हुए उसके होंठों पर हल्का सा तबस्सुम उभरा। मेरे चेहरे को एक बार फिर लिहाफ से ढांप कर वो कमरे से निकल गई। वापसी पर उसने मेरे चेहरे पर से लिहाफ उतारे बगैर मुझे मुखातिब करते हुए कहा, सरहाने के साथ कपड़ों का जोड़ा रखा है, जो ही खुद को इस काबिल समझोगे कपड़े पहन लेना, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे लेना, मैं साथ वाले कमरे में हूँ। मैंने लिहाफ मुंह से उतारे बगैर धीमे लहजे में कहा, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। उसके जाने के बाद भी मैं उसी तरह लेटा रहा। करीबन घंटे भर बाद एक बार मेरी समातों में कदमों की आवाज गूंजी, जो अंगीठी के साथ जाकर रुक गई। लाजिमन वो अंगीठी में लकड़ियां डालने आई थी। लकड़ियां डालकर वो वापस लौट गई। मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। लिहाफ का कोना उल्टा कर मैंने बाहर झांका। वो कमरा काफी बड़ा था। कमरे के एक कोने में दरमियानी सी अंगीठी लगी हुई थी, जिसमें जलने वाली आग की तपिश से कमरे में खुशगवार हिद्दत फैली हुई थी। अंगीठी के मुखालिफ कोने में लालटेन लटकी थी, जिसकी जर्द रोशनी कमरे में फैली हुई थी। लालटेन के नीचे एक चौड़ी चारपाई पड़ी थी, जिस पर एक उधेड़ उम्र शख्स लेटा हुआ था। सर के अलावा उसका बाकी जिस्म मोटे लिहाफ में पोशीदा था। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। वो आंखें खोले जाने छत की कड़ियों में क्या तलाश कर रहा था। उसकी चारपाई के अलावा भी कमरे में 3 चारपाइयां रखी थीं, जिनमें से एक पर तो मैं लेटा हुआ था और 2 चारपाइयां खाली पड़ी थीं। उन पर बिस्तर भी नहीं थे। एक सरसरी नजर कमरे में दौड़ाकर मैंने सरहाने के साथ रखे कपड़े उठाए और लिहाफ के अंदर ही तब्दील करने लगा।
दूध और यखनी से मेरी भूख काफी हद तक मिट गई थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा भूख महसूस होने लगी। सर्दी में यूं भी भूख ज्यादा लगती है और मुझे तो खाना खाए 24 घंटे होने को थे। लेकिन ये मसला था कि मैं गुलगारे बीबी को नींद से उठाकर कैसे कहता कि मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ लाओ। पहले भी उसने इतना कुछ किया था और अब वो गरीब सो रही थी। मैंने उसे आवाज न देने का फैसला कर लिया, मगर मेरे इस फैसले पर उसने खुद ही पानी फेर दिया। वो दोबारा अंगीठी में लकड़ियां डालने आई थी। मुझे जागते पाकर वो सर पर दुपट्टा ठीक करने लगी। अंगीठी में लकड़ियां डालकर वो लौटी और मेरे करीब रुकते हुए पूछने लगी, किसी चीज की जरूरत है? मैंने कहा नहीं शुक्रिया। फिर वो बोली, भूख तो नहीं लगी? मैंने कहा कोई खास नहीं, आपको जहमत होगी। ये कहते हुए भी उसकी जानिब देखने से गुरेज कर रहा था। वो बोली, जहमत कैसी, अभी लाती हूँ। और वो मेरे लिए खाना लेने चली गई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती